हम लोग 50 नेक्स्ट चैप्टर की ओर चल रहे हैं। हालांकि चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है। अभी जो हम चैप्टर ये पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा इसलिए इस पर स्पेशल एम्फेसिस दे रहे हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो एक बार में आपको फिर से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दो जगह से तो क्वेश्चन आने ही हैं। दो क्वेश्चन तो पक्का रहता है हर साल एग्जाम में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। तो ये दो इस चैप्टर में दोनों चीज़ को मिलाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना, ताकि यहाँ से आपको हर साल दो क्वेश्चन पीटी में निकल जाए, एक आध क्वेश्चन मेंस में निकल जाए। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इसको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी जब हम पीछे का चैप्टर्स पढ़ा रहे थे तो एट दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल। लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जैसे 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि बिल जो है शुरुआत होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, इसको राष्ट्रपति के द्वारा पहले से ही रिकमेंड किया जाना चाहिए। तो होता नहीं है, बिल तो मेंबर सीधे रेज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही गलत है, ये तो फॉल्स है, पहले ही समझ गए। तो वन जहां जहां है उसको हटा दीजिए, हट गया ना। तो करेक्ट, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो वन जिसमें वो करेक्ट तो नहीं है, तो क्योंकि पहला ही फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब प्रेसिडेंट को दिया जाता है ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर एसेंट। नॉर्मली ऑब्लिगेटरी होता है, करीब करीब है कि नहीं। तो भाई ऐसे ऑब्लिगेटरी नहीं है, कुछ दिन रोक सकता है फिर से वापस कर सकता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में बेस्ट करेक्ट तो वन तो हट गया, तो 2 और 3 ही तो बचेगा। देख लीजिए, ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सीटिंग। तो मेरे पास जो ऑप्शन है इसके आधार पर यही होता है। हालांकि मुझे अभी इसमें भी एक्सेप्शन क्लॉज हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ रहे हैं, क्वेश्चन समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। या हो सकता है कि इस क्वेश्चन को बाद में यूपीएससी डिलीट कर दे, क्वेश्चन ही डिलीट कर दे, बात समझे कि नहीं। लेकिन अभी जो आंसर दिख रहा है गिवन दी ऑप्शंस, तो इसमें यही ऑप्शन है कि 1 तो खत्म हो जाएगा, प्रायर रिकमेंडेशन तो नहीं चाहिए प्रेसिडेंट का। तो 2 और 3 सीम्स टू बी करेक्ट। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 और 2 देख लीजिए। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड टू इट। स्वाभाविक बात है कि 9th शेड्यूल्स का ये जो प्रोविजन है, जो आपने पीछे पढ़ा है, तो किताब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो किताब पढ़ते हैं, तो इसमें जो है, सॉरी कहाँ गया, तो आपको इसमें दिखता है कि भाई विच स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी करेक्ट, है ना। एक सेकंड निकालते हैं इसको। इसमें द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस द पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। और द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, कोर्ट एग्जामिन कर सकता है। तो यहाँ पर 1 ओनली दिया हुआ आंसर। 2013 किसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन, तो इसमें अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर
एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर। ये बात तो सही है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का तो नहीं अमेंड कर सकते हैं। In light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of Constitution by expanding its amending power। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिस्कस भी किए थे, यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 2019 में। क्लियर है ना? तो मतलब कि आपको जो है बुक पढ़ने के सिवा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचता है। यही है, बुक पढ़ेंगे तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम इस तरह के क्वेश्चंस करने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को आपको एक बार रीडिंग देना है, अच्छे से समझना है। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हम करते थे पहले भी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स चेंज, एडिशन, डिलीशन और अल्टरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस कीप चेंजिंग, सिचुएशन बदलता रहता है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो नीड्स अ प्रॉपर मेथड टू एडजस्ट इटसेल्फ। इन इंडिया दिस पावर इज मेनली गिवन टू पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अनलिमिटेड। यही क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, इसी लाइन को बोला एक्सप्लेन कर दीजिए। उस लाइन में ये तो लिखना जरूरी था केशवानंद भारती केस, और हमने आपको बोला था कि केशवानंद भारती केस को यूट्यूब से एक बार और सुन लीजिएगा, ताकि आपका पिक्चर इमेज थोड़ा बन जाए कि केशवानंद भारती कौन थे, मंदिर के महंत थे, तो इनका प्रॉपर्टी का क्या हुआ। तो केस को थोड़ा स्टोरी सुन लीजिएगा, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, अच्छे लेक्चर सब हैं, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। उतना लिखना नहीं है, लेकिन बेसिक चीज समझना है, ठीक है ना। लेकिन सुन लीजिएगा तो थोड़ा स्टोरी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बात है कि हमको मेन चीज समझना है कि भाई ये आर्टिकल 368 क्या है। पार्ट 20 जो अभी आप बोल ही रहे थे, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडिशन, वेरिएशन, रिपील वगैरह वर्ड तो दिया ही हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्लियामेंट कैन इवन अमेंड द प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। प्रीएम्बल तो अमेंड हुआ भी है 42nd अमेंडमेंट में। 42nd अमेंडमेंट पे आपको पहले भी बोला गया था कि आप पूरा का पूरा 42nd अमेंडमेंट पर एक राइटअप लिखिए, खुद से देख के लिखिए, कहीं से लिखिए, लेकिन लिखिए। और आपको क्या बोला गया था? 44th अमेंडमेंट देखिए, किताब से देख के लिखिए जैसे है, लेकिन लिखिए मुझबानी, याद रहना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मेथड बता रहे हैं कि कैसे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन पार्लियामेंट, वही हो सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा और इन राज्यसभा। एकदम बच्चों की तरह आपको समझाया गया है, लाइन बाय लाइन क्लियर कर लीजिएगा। ये स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्लियर है कि आपको बोलिएगा कि यहाँ विधानसभा में बिहार में कर दे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो नहीं हो सकता। ये किसी मिनिस्टर से भी हो सकता है, प्राइवेट मेंबर से भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है। कोई प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, सही बात है, वहां लिखा हुआ था ना, वो गलत स्टेटमेंट था। बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली, ये भी पूछा हुआ है। इट मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, ये भी पूछा हुआ है। क्लियर है ना? तो ये जो है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, ये सब प्रोविजन होता है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सीटिंग, ये भी आपको लाइन लिखा हुआ है। If two houses disagree, after passing in both houses, the bill sent to the president। 24th Constitutional Amendment Act बोलता है President is bound to give assent, यही लाइन था वहां पर। President is bound to give assent। Once the President gives assent, Constitution stands amended। Clear? तो आपको दिया हुआ है रेटिफिकेशन, ये सब पढ़ा हुआ है आपका, खाली हम एक जगह कंपाइल कर रहे हैं कि सम अमेंडमेंट्स अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भाई फेडरल स्ट्रक्चर कर रहा है, सच अमेंडमेंट्स रिक्वायर रेटिफिकेशन। जब स्टेट के राइट्स पर हमला हो जाए, फेडरल स्ट्रक्चर बिहार, यूपी, किसी राइट पर हमला हो जाए, तो आपको जो है इसका रेटिफिकेशन करने की जरूरत होती है। रेटिफिकेशन मतलब उसको हाँ कंफर्म कर लीजिए।
बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कम से कम भारत सरकार देश के आधे से ज़्यादा विधानसभा से आपको रेटिफाई करवाना पड़ेगा। जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो, हम क्या बोले पीछे के भी क्वेश्चन में, वो नॉर्मल चीज़ था, एक्सेप्शंस रहता है, लेकिन चूंकि है नहीं तो इसलिए हमको ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट हो जाता है। मतलब अगर आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन, जब तक पूरे ढंग से किताब नहीं पढ़े हैं, पूरे अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, तब एग्जाम में क्वेश्चंस आप करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 368 स्पेसिफिकली मेंशंस दैट अमेंडमेंट अफेक्टिंग प्रोविजंस such as election of president, executive power of Union States, Supreme Court, High Court, distribution of legislative power, 7th schedules, representation of states in parliament, 368 itself, GST Council need ratification। याद कर लीजिएगा ये 6 क्लॉज कि 6 क्लॉज में हाफ ऑफ द स्टेट में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाफ ऑफ द स्टेट में जाना पड़ेगा। रेटिफिकेशन स्टेट में क्या चाहिए भाई? सिंपल मेजोरिटी से चाहिए, वहाँ 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। नो टाइम लिमिट, हो सकता है 1 साल में हो जाए, जीएसटी तो ऐसे ही हुआ 2 साल में हो। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लियरली मेंशन वेदर स्टेट कैन विथड्रॉ इट्स रेटिफिकेशन आफ्टर अप्रूविंग द बिल। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जिक्र नहीं है कि एक बार रेटिफिकेशन होने के बाद विथड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू एवरी लाइन ऑफ दिस बुक इज इम्पॉर्टेंट। हालांकि लाइन बड़ा सोच समझ कर डाला गया है, तो क्योंकि क्वेश्चन साइकोमेट्री में इसी तरीके से पूछते हैं। बात समझे कि नहीं? यूपीएससी का क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है दैट इज डन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोमेट्री। साइकोमेट्री में जो क्या लाइन दिया जाएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक भी साइकोमेट्री के एनालिसिस के बेसिस पर आपको वही लाइन सब देख रहा है। क्लियर है ना? टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्टेट, आपको एक्सप्लेन हो ही गया है। सिंपल मेजोरिटी कैसे होता है? अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी किस में जरूरत है? फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। और ये क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, ये आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। अगर क्रिटिकली एग्जामिन लिखाएगा तो पीछे ऊपर में एक मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिटिकली एग्जामिन, ये आपको किया हुआ पढ़ाया हुआ है। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन की वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 17th, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में व्यू पॉइंट को किया था। गोलकनाथ पढ़ाया हुआ है। 24th अमेंडमेंट, केशवानंद भारती तो बोले ही थे। 42nd की बात हम कर ही रहे थे। मिनर्वा मिल आपको पढ़ाया हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी पढ़ाया हुआ है आपको। तो ये आपको डिफरेंट अमेंडमेंट जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दिया हुआ है एक जगह चार्ट में। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे आपको पढ़े हैं, वहीं से इसको एक जगह कंपाइल कर दिया गया ताकि आप पीछे के नोट से रिवाइज कर ले। ये आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ दिया हुआ है 106th अमेंडमेंट तक। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। 42nd को डिटेलिंग कर दिया गया है। 44th को भी डिटेलिंग कर दिया गया है, जो आपको बोला था मैंने कर लीजिएगा। 106th चूंकि नया है तो इसको डिटेलिंग कर दिया गया है। और ये इस तरह से ये चैप्टर जो है स्टैंड्स कंप्लीट। फिर आपको करना क्या है भाई? आपको एक चीज़ और करना है, वो आपको अगला चैप्टर में, हालांकि हम फिर से डाल देंगे उसको, कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 से लेके लास्ट तक आपका चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना? वो हम आपको पढ़ा देंगे कल के क्लास में, और चार्ट भी हम आपको दे देंगे। और 1-2 चैप्टर अब खाली हमें डिस्कस करना है। एक कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई इंग्लैंड का क्या है, इंडिया का क्या है, यूएसए का, हालांकि बताया हुआ है लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और एक हम लोग बाकी छोटा मोटा टूटा फूटा जो टॉपिक सब है वो कर लेंगे। तो बाय दिस वे ये बुक स्टैंड्स कंप्लीट। इस बुक का थोड़ा फाइन ट्यूनिंग अभी कर देते हैं, फिर आपको बुक जो है पूरा हैंड ओवर हो जाएगा, है कि नहीं? तो दैट इज द पॉइंट जो कि हम लोगों को देखना है, कर लेंगे। इसके बाद ये आपका
ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है अराउंड द वर्ल्ड है ना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आपका चैप्टर रहेगा। फिर आपको दिखा देते हैं इनको, इसमें अभी फाइनल शेप देना है इस बुक को। अब फिर आपका आ जाएगा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फ्लेक्सिबल है, कितना है, कंपैरिजन करना जापान से, इंडिया से, तो आपको एक आइडिया लग जाए। एक न्यू चैप्टर आपको ये मिल जाएगा, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है, थोड़ा थोड़ा वहाँ बताया हुआ है। यहाँ हम एक जगह कंपाइल करते जा रहे हैं, जर्मनी का क्या है, फ्रांस का क्या है। तो ये आपको एक चैप्टर रह जाएगा लास्ट, और इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा, दैट इज लास्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसका कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स, इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज द लास्ट चैप्टर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स का, कि यूनियन टेरिटरी 1 to 4, सिटीजनशिप 5 to 12, लाइक दैट हम लोग इसको करते हुए अप टू 395 तक आएंगे। किस शेड्यूल में क्या है वो एक जगह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। फिर आपको इम्पोर्टेंट डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो सभी चार्ट यहाँ पर आपको एक बार मिल जाएगा, ताकि आपके लिए स्टेट लेजिस्लेचर में क्या प्रोविज़न होता है अलग अलग फिर डिटेलिंग कर लिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा आपको और भी टॉपिक मिलेगा कि भाई ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की टेबल लगता है तो किसका टेबल आगे किसका टेबल पीछे, कौन सबसे फ्रंट नहीं होता। 26 जनवरी 15 अगस्त को टेबल लगते हैं, चेयर लगते हैं, तो कभी कभी न्यूज में आता है इसको पीछे बैठा दिया, इसको आगे बैठा दिया। तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस डिसाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको डिसाइड करता 15 अगस्त 26 जनवरी में कौन आगे बैठेगा। ये जो है नेशनल फ्लैग का डायमेंशन क्या होगा, नेशनल एंथम क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है, और दिस वे ये जो है आपका चैप्टर स्टैंड्स कंप्लीट, है ना। पूरा किताब पॉलिटी का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 चैप्टर हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस और दूसरा कंपैरेटिव स्टडी विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो बचा रह गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका हो गया। तो आपका ये वाला किताब आपका जल्दी ही आपको मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा। पहले इंग्लिश वालों को मिलेगा, फिर उसके 2 दिन बाद हिंदी वालों को मिल जाएगा, ठीक है ना। और आपका ये खत्म हो जाएगा। फिर करना क्या होगा, 10 दिन 15 दिन में पॉलिटी वाला जो एक किताब है इस बुक को अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपको इससे क्वेश्चंस करके टेस्ट लिया जाए कि पता लगे एक किताब तो आपका ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तब हम लोग हिस्ट्री में चलेंगे, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी में चलेंगे। तो पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये 3 फाउंडेशन हो जाते हैं जीएस के। अब ज्योग्राफी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, तो इंटरनेशनल रिलेशन ईजी हो जाता है। तो पॉलिटी का इंटरनेशनल रिलेशन देख लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ ही लिया। फिर सोसाइटी इजी हो जाएगा, क्योंकि आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ लिए, सोसाइटी इजी हो जाएगा। तो हमारा जो है जीएस पेपर 1 और 2 स्टैंड्स कंप्लीट। ज्योग्राफी से रिलेट कर देगा हमारा इकोनॉमी और सोसाइटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इन्वायरमेंट। तो जीएस पेपर 3 खत्म हो जाएगा। तब बचेगा क्या, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। वो समझिए प्रवचन है। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में क्या होगा, कहानियाँ सुनाई जाएंगी, और कहानी सुना के आपको इसमें से एथिकल रिफ्लेक्शंस लिया जाएगा कि कैसे आप सोचते हैं। खत्म हो जाएगा जीएस पेपर। देन वी विल कम टू द एशे पेपर, है ना। यही हम लोग का टेक्निक है, ठीक है ना।